नमस्कार दोस्तों, प्योर ऑप्शन बाइंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीक हमने कैसे काम किया, क्या क्या एसएल हंटिंग की स्ट्रेटजीज यहाँ इस वीक में अप्लाई हुए। ठीक है। और पर बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट वेयर वी विल चेक व्हाट आर द थिंग्स वी हैव डन इन दिस वीक, उससे पहले हम चेक करेंगे कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो हमें फॉलो करना है हर दिन ट्रेड में। ये प्रिंसिपल्स इसलिए ज़रूरी है जिससे हम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। आप कैसे भी हो, आप कितनी भी कैपिटल से ट्रेड करो, 1 लॉट से या 1000 लॉट से या 10,000 लॉट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये पॉइंट्स, ये प्रिंसिपल्स सभी के लिए एप्लीकेबल है, हर एक वो ट्रेडर जो इस मार्केट में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर सकता है। इस पॉइंट के अलावा हम यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे लॉन्ग रन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिस्क रिवार्ड। हमें अपने रिस्क रिवार्ड पे वर्क करना ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं और 10,000 रुपीज़ का लॉस कर रहे हैं, या 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहे हैं और 1500 का लॉस कर रहे हैं। तो हमारा रिस्क रिवार्ड मेंटेन होना चाहिए। कुछ ट्रेडर हैं 1:1 में वो काम करते हैं, ये भी सही है। ठीक है। कुछ है जो 1:2, तो उनका 1 रुपये उनका रिस्क होगा, 2 रुपये का प्रॉफिट। और कुछ ट्रेडर होते हैं 1:3 पे भी वर्क करते हैं। बट ऑन प्रैक्टिकल सिनेरियो हम ये दो ऑप्शन है, ये सबसे सुटेबल है हमारे लिए। या तो हमारा रिस्क रिवार्ड 1:1 होगा या 1:2। इन्हीं दो पे हम फोकस करेंगे। ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें इस मार्केट में अगर सरवाइव करना है तो हमें अपनी एंट्री पे वर्क करना हो। देखिए, ये प्योर ऑप्शन बाइंग का सीरीज है, तो यहाँ पे हमारे लिए एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप कभी भी देखना मार्केट में, मॉर्निंग में जब मूव आता है तो एक ही मिनट में प्रीमियम 50 रुपये ऊपर चले जाते हैं और 50 रुपये नीचे। जब हम इंट्राडे में वर्क करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा बड़ा एसएल लेने का स्कोप नहीं होता। एक हम लिमिटेड एरिया में वर्क करते हैं, हमारा एक लिमिट होता है एसएल लेने का, तो उसमें हमें अपनी एंट्री पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, बट एक्चुअल में ये सब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर लोगे ओवर द पीरियड, आप अपना एसएल हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना शुरू कर। पर ये एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर टारगेट डिसाइड करना। ठीक है। तो टारगेट ये दोनों तरीके, मेरी नज़र में टारगेट दोनों तरीके से हो सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस भी हो सकता है और आपका प्रॉफिट। ठीक है। पर हमें ये दोनों टारगेट हमारे पहले से डिसाइडेड होने चाहिए। ठीक है। तो जब आप ट्रेड ले रहे हैं उस टाइम पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है। देखो, कभी भी कोई चीज़ एंट्री, परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ भी नहीं होता है इस मार्केट में, ना ही परफेक्ट टारगेट कुछ होता है। बट हमारे एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने एनालिसिस किया है, जो हमने डायरेक्शन आइडेंटिफाई की है, मार्केट किस तरीके से ओपन हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ उस उन सारे सिनेरियो को लेके एक मिडिल पाथ पे आते हैं कि ठीक है, ये प्लेस ऐसा है या ये जोन ऐसा है, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो हम इस ट्रेड को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। एंट्री और एसएल, जैसे हमारा टारगेट है, अगर मैंने कहीं एंट्री लिया तो इतना मेरे पास एनालिसिस होना चाहिए कि मुझे एक रफली आइडिया हो कि सेफर मार्केट, सपोज सब फॉर एग्जांपल मार्केट 83,500 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है। और मैंने कॉल साइड का एंट्री लिया है। ठीक है। तो हमारा कोई भी परफेक्ट टारगेट नहीं होगा, बट अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने 83,500 का
ये लेवल है, यहाँ पे हमने कहीं बाइंग किया है। तो मुझे इतना एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि ठीक है, मार्केट अगर यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूँ इस जोन पे, तो ये इनके एसएल खाएगा, सपोज यहाँ तक आएगा या यहाँ तक, सपोज यहाँ तक आपको लग रहा है कि यहाँ तक तो आना चाहिए, तो उससे 10-20 पॉइंट आप नीचे टारगेट अपना बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका टारगेट डिसाइड करने का तरीका। वैसे इतना सिंपल नहीं होता है, बट हमें कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा दोस्तों। तो यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम इस तरीके से जब सोचना शुरू करेंगे, तब हम अपनी ट्रेड को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये टारगेट, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट टारगेट बनाया, तो अगर आप देखोगे, तो ये अगर हम सीधी लाइन करें तो 83,740 का लेवल निकल के आता है। तो ये 240 का मूव हो गया। ठीक है, तो अगर मैं 240 पॉइंट का मूव लेने के लिए यहाँ पे रेडी हूँ, ठीक है, प्रॉफिट के लिए, तो अब कोई भी ट्रेड जब हम लेते हैं तो उसमें एक लॉस का भी प्रोसेस होता है, राइट। हर हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉस लिमिट हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया है, बट जब हम ये कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो मुझे कुछ लॉस भी देखना पड़ेगा कि ये ट्रेड कब तक, कहाँ तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये, अगर ये नीचे जाएगा भी तो कितना नीचे जाएगा। अगर मेरा व्यू अपसाइड का है, तो हम यहाँ पे भी एक हमें जोन देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर इस जोन तक आता है या उससे 10-20 पॉइंट और नीचे जाता है, तो यहाँ तक ये सेफ है। अगर उसके और भी नीचे जाता है तो ये ट्रेड मेरा गलत हो चुका है, वहाँ पे मुझे एग्जिट करना है। तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि प्रॉफिट में तो आप जल्दी निकल जाओगे, बट लॉस में आप नहीं निकलोगे, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है। लॉस में हमारा ईगो आ जाता है, हमें लगता है कि नहीं, ये लॉस है, अगर ये रिकवर हो गया तो ये मुझे लॉस में ट्रेड नहीं कट करना पड़ेगा। बट एक्चुअल में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप लॉस पे हो, आपने जो प्लान बनाया है, आप एग्जिट करिए उसी टाइम पे। कुछ भी हो, कोई इमोशंस की लाने की ज़रूरत नहीं, आप प्योर मैथमेटिक्स से वर्क करो। ठीक है, ये पॉइंट है, इतना मैंने टारगेट बनाया था, इतना मेरा एसएल है। तो अगर सपोज मैंने ये वाला टारगेट बनाया, एंट्री यहाँ पे की, और ये मेरा एसएल है। ठीक है, अब जब आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया, ये आपका एंट्री हो गया, ये आपका एसएल हो गया, तब आप उस ट्रेड को आसानी से हैंडल कर सकते हो। इतना समझ में आया? ठीक है, जब मेरा एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये तीन चीज़ें मेरी पहले से डिसाइडेड हो गई, ठीक है, उसके बाद आपको अपने एक ही चीज़ पे वर्क करना है। आपको अपने कैपिटल, आपका लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उस पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने टारगेट, एंट्री, ऐसा सब डिसाइड कर रखा है। पैसा कभी ऊपर जा रहा है, कभी आप प्रॉफिट में हो, कभी लॉस में, उससे आपका साइकोलॉजी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अब आप जब इन तीन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, इसके बाद एक्चुअल आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी। उस लर्निंग में आप देखोगे कि आपको कैसी, किस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। अगर ये मार्केट ये मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर ये मूव कर रहा है तो कैसे गया। तो आपका पूरा फोकस, अभी आप जो ट्रेड मैनेजमेंट में जितना आप एफर्ट डाल रहे थे, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी इम्पैक्ट हो रही थी, आप अच्छा प्रॉफिट भी नहीं बना पा रहे थे, अब एक्चुअल में वो आपका सारा एफर्ट शिफ्ट हो गया आपकी लर्निंग पे। आप एसएल हंटिंग सीखोगे, आप चार्ट एनालाइज करोगे कि क्यों ये ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे नहीं गया, क्या रीज़न रहा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपकी पूरी ट्रेजेक्ट्री को ही बदल देगा ऑप्शन माइंड में। आप एक एवरेज और लॉस मेकिंग ट्रेडर से धीरे धीरे ब्रेक इवन पे आओगे, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर की तरीके से अप साइड में जाने लगोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, जब आपका एंट्री, टारगेट, एसएल डिसाइडेड है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ एक ही फोकस होगा कि आप डायरेक्शनली, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर गया तो क्यों जाया गया, नीचे गया तो क्यों गया, उस पर आपका फोकस बढ़ जाएगा। वो आपकी लर्निंग को टाइम के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आप बहुत इजीली मार्केट के डायरेक्शन भी समझ सकोगे,
एनालिसिस भी कर सकोगे, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो हर चीज़ आप धीरे धीरे डिसाइड करने लगोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लर्निंग सेशन। अब हम देखेंगे कि इस वीक मार्केट कैसे मूव हुआ, एसएल हंटिंग की क्या क्या चीज़ें हुई। देखिए ये यहाँ पे मैं एसएल हंटिंग सेंसेक्स के चार्ट में देख सिखा रहा हूँ। आप बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो, निफ्टी का भी चार्ट देख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कोर फंडामेंटल लॉजिक है वो सभी चार्ट में एक जैसे ही चलता है। ठीक है, एसएल हंटिंग है तो मार्केट मार्केट कभी भी जैसे भी मूव करता है, अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, अगर मार्केट इससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब, या मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रिटेल में दो चीज़ें, या तो यहाँ पे रिटेल में लोगों ने सेलिंग कर रखा है, ठीक है, तो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर जा रहा है, या फिर यहाँ पे रिटेल में लोगों ने बाइंग की ही नहीं है, रिटेल में लोगों के पास बाइंग की पोजीशन है ही नहीं उनके पास। अगर वो रिटेल में बायर्स की पोजीशन नहीं है तो इन दोनों केसेस में मार्केट ऊपर ही जाएगा। सिमिलर लॉजिक डाउन साइड में भी चलेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि रिटेलर्स कहाँ पर बैठे हैं, क्या साइकोलॉजी बनी है, राउंड नंबर पे क्या हुआ है मार्केट में, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस वीक में हमने कैसे काम किया। हम तो हमारा जो मंडे था हमारा 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को हमारा मंडे का चार्ट, ये है 12 जनवरी का चार्ट। तो यहाँ पे अगर हम अब देखते हैं, ठीक है, तो 12 जनवरी के चार्ट को समझने के लिए पहले हम फ्राइडे 9 जनवरी का चार्ट देखेंगे। तो अगर आप 9 जनवरी का चार्ट देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने 84,000 के लेवल का ब्रेकडाउन किया और उसके बाद नीचे ही ट्रेड किया। इसके बाद आप देखोगे ना 83,500 के लेवल का ब्रेकडाउन तो किया, बट उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी करके ऊपर ही क्लोज किया। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, अगर ये ब्रेकडाउन करने के बाद इसने 83,500 से रिकवरी किया था, तो अगर ये रिकवरी अच्छा होता और अगर ये ऊपर जाके सस्टेन करके यहाँ कहीं क्लोज होता, तब तो हम ये, या इसको 84,000 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर यहाँ कहीं क्लोजिंग करता, तो हम ये मान सकते थे कि ये डाउन साइड में कोई बड़ा ऑपरेटर बैठा है जिसने मार्केट को ऊपर लेके गया। बट एक्चुअल में यहाँ देखोगे ना, यहाँ पे मूव कुछ हुआ ही नहीं है ज़्यादा। डेफिनेटली यहाँ पे सेलर आए, उन सेलर को ट्रैप करता हुआ मार्केट ऊपर चला गया। तो ये जो मूव है ना, ये एसएल, एक्चुअल में ये मूव सिर्फ एसएल हंट करने के लिए हुआ था, अपसाइड का मूव। यहाँ पे किसी ऑपरेटर ने पोजीशन बनाई हो, ये नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक बड़ा अच्छा बायर पोजीशन नहीं बना के बैठा है, इतना समझे, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे तो कॉन्टिन्यूस सेलर ही आए हैं, ठीक है, यहाँ पे सेलर ही आए हैं। तो अब हमें एक चीज़ देखना है कि यहाँ पे सेलर आए थे, ठीक है, तो एक ये पहला रिट्रेसमेंट हुआ है, इसमें सेलर को मार्केट ने निकालने की कोशिश की है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पूरे ही सेलर निकाल गए, क्योंकि जब इस तरीके 84, ये ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे जब मार्केट ट्रेड करता है ना, तो यहाँ पे रिटेलर्स बहुत अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं अपनी पोजीशंस को, वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, उनको लगता है कि अब तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो ये जो अपसाइड का मूव आया है, इसने वीकेंड जो जो वीकेंड रिटेलर है, ठीक है, उनको तो निकाला है इसने, बट फिर भी यहाँ पे रिटेलर्स अभी पूरी पोजीशन अपनी एग्जिट की हो, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, ठीक है। फिर जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे रिटेलर्स और ज़्यादा पार्टिसिपेट किए होंगे, बट उन आसपास के रिटेलर्स को भगा के ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया, और 83,500 के ऊपर ही क्लोज किया मार्केट ने, ठीक है। तो इससे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही कि ये यहाँ पे जो रिटेलर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं उनको निकाल दिया,
और मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी है। ठीक है, तो मिडिल में 2 दिन का हॉलीडे भी है। तो यहाँ पे जब अपसाइड क्लोज किया है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेलर निकल गए, सेलर है, पर 2 दिन का हॉलीडे भी था मिडिल में। यहाँ पे सेलर, वीकेंड सेलर तो निकल गए होंगे, बट सेलर रिटेलर में अभी भी बैठे होंगे। तो अब सबसे जो बेस्ट ट्रेड होता कि मार्केट पहले ये जो वीकेंड सेलर है इनको निकालता, सपोज ये और ये यहाँ कहीं तक आता, फिर ये नीचे जाता, तो सबसे फेवरेबल मूव होता। क्योंकि जब इस तरीके का डाउन साइड का मूव होता है तो हम ट्रेंड के साथ ही चलेंगे। ठीक है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, पर हम ट्रेंड के साथ तब चलेंगे जब आसपास के रिटेलर्स की एसएल हिट हो गए हो। ठीक है, जब तक रिटेलर्स के एसएल नहीं हिट हुए तो अच्छा मूव डाउन साइड में हमें नहीं मिलेगा। बट अगर आप देखोगे, अब हम 12 जनवरी का चार्ट देखते हैं, मार्केट हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, और उसके बाद कॉन्टिन्यूस गिरने लगा। तो मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अगर मार्केट कॉन्टिन्यूस किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको भागती हुई मार्केट में एंट्री नहीं बनाना है। इतना आपको समझ में आया? देखो, कभी कभी ये मूव बहुत बड़े हो सकते हैं, ऐसा लगेगा भी कि अरे ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एंट्री बना लेते तो सही था। बट अगर हम भागती हुई मार्केट में एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो 10 में से आप 2 बार तो सही हो जाओगे, बट 8 बार आपको लॉस ही होगा। और ट्रेडिंग हमें अपने सेटअप के बनने के बाद ही लेना है ट्रेड। ठीक है, तो जब ये गिर रहा था तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना था। ओके, फिर पास में अगर आप देखोगे तो 83,000 का लेवल भी था। तो जब इस लेवल पे आता है ना, ऐसे राउंड नंबर पे, तो दूसरे लोग जब इतना गिर जाता है ना, तो दूसरे लोग ये सोचते हैं अब और कितना गिरेगा। साइकोलॉजी ऐसी वर्क करती, यहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है 83,000 का लेवल, यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। बट यहाँ पे एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, और ये आप इस चार्ट में नहीं, कभी भी आप देखोगे ना किसी भी चार्ट में, तो अगर मार्केट ने यहाँ जो सेलर बैठे, ठीक है, उनको अगर कोई वार्निंग नहीं दिया है, डायरेक्टली नीचे दे जा रहा है, यहाँ पे दूसरे सेलर भी इनवाइट हो गए, इवन दो कल के लो को भी इसने ब्रेक करके नीचे जाने लगा, तो यहाँ पे सिर्फ सेलर ही आएंगे। यहाँ ऐसी गिरती हुई मार्केट में कोई बाइंग के लिए कभी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर इस मार्केट में कोई अपसाइड का मूव आएगा ना, तो अपसाइड का बहुत बड़ा मूव आएगा। कभी भी आप किसी पीछे कितनी भी चार्ट आप देखोगे ना, अभी मैं उन चार्ट्स में तो नहीं जाऊंगा, बट अगर आप देखोगे ना तो वहाँ पे अपसाइड के बहुत बड़े मूव आते हैं। जब कभी भी ऐसा सेंटीमेंट बन जाए कि वहाँ पे एक ही टाइप के लोग आ रहे हैं, सपोज ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे केवल सेलर ही आ रहा है, या यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे केवल बाहर ही आ रहा है, जब एक ही टाइप के लोग आते हैं ना, तो वहाँ पे मार्केट मूव नहीं कर पाता और रिवर्स में बहुत बड़ा मूव दिखा देता है। तो यहाँ पे इतना क्लियर था, तो यहाँ पे आप एंट्री बना सकते थे। बट आपको यहाँ पे ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या कर सकता, थोड़ा बहुत इसका 83,000 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, और बट फिर उसके बाद नेट में ऊपर घूमना चाहिए। तो यहाँ पे ये था कि आपको होल्ड करना पड़ता ट्रेड को। बट यहाँ से देखोगे ना तो ये मार्केट कितना शार्प मूव किया, बट लॉजिक सेम है। अगर आप इस लॉजिक को समझोगे, लॉजिक वही है कि यहाँ पे मार्केट ने वार्निंग तो दिया, वीकेंड सेलर को तो निकाला है, बट एक्चुअल में अभी भी रिटेल में सेलिंग सेलर बैठे होंगे, क्योंकि मार्केट 84,000 के नीचे ही गया है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हुए हैं। तो वीकेंड सेलर तो निकले होंगे, बट जो जो स्ट्रॉन्ग सेलर होते हैं वो अपनी पोजीशन बना के बैठे होंगे। तो मार्केट ने क्या किया, पहले वीकेंड सेलर को निकाला, फिर और सेलर्स को इनवाइट किया, फिर एक्चुअल में इसने अपसाइड का मूव किया। तो अगर आप समझ रहे हो ना, अगर आप
हफ्ते में एक ऐसा ट्रेड एनालिसिस करके एक ऐसा ट्रेड पकड़ लेते हो ना, तो आप बहुत अच्छा कैपिटल बना लोगे। और यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, यहाँ पे सिर्फ ऐसा हिट हुए होंगे और बहुत प्रीमियम बढ़े होंगे डेफिनेटली। क्योंकि ये एसल हंटिंग हुई है ना, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कैंडल बन, यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं 13 जनवरी का चार्ट। तो इस चार्ट में अगर आप देखोगे, इस चार्ट में जब तक ये वाला मूव हुआ होगा ना, यहाँ तक तो रिटेलर नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या हुआ। बट ये वाला जब मूव हुआ होगा ना, यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई होगी, यहाँ पे बाइंग हुई। और फिर अगर आप देखोगे ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको हमेशा आपको याद रखना है। यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर ऊपर गया, फिर होल्ड किया, फिर ऊपर गया। इवन दो मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर ही क्लोज किया है। तो अब नेक्स्ट डे दूसरे लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे कि अगले दिन आएगा 84,000 के लेवल का ब्रेकआउट होगा और मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट कभी ऐसे चलता है? नहीं चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट कर दिया है और अपने आप को ऊपर ही होल्ड किया है। तो इस चार्ट में आप एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पे कोई, तो यहाँ पे बायर ही आए होंगे। क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट के बाद यहाँ बायर ही बैठे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब हम, अगर कुछ गैप अप खुलता है, देखो अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कैसे ऑपरेटर कंफ्यूज करेंगे। अगर गैप अप खुल जाए, ठीक है, या फ्लैट खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, गैप अप अगर खुलता है मार्केट में तो कोई बड़ा स्ट्रेंथ नहीं दिखना चाहिए। अगर स्ट्रेंथ दिख गया गैप अप में, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा। होता है कि अगर स्ट्रेंथ दिख गया तो ये नीचे के डाउन साइड के जो बायर है ना, ये प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट कुछ हो सकता है, अगर 84,200 पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो हो सकता है ये 500 के लेवल को टच करने के लिए फिर पहुंच जाए। हालांकि फिर नीचे आएगा, बट हमें फिर वहाँ पे वेट करना पड़ता है। पर अगर आप देखोगे तो मार्केट गैप अप तो खुला, पर उसमें कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखी और गिरना शुरू हुआ। तो जैसी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना सकते थे डाउन साइड का। इतना पॉइंट समझ आया। अब आपको दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात आप बताइए, ठीक है, ये है हमारा फ्राइडे का चार्ट और ये है मंडे का, ठीक है, और ये है हमारा थर्सडे का चार्ट। तो ये तो एक्सपायरी का था चार्ट। ये है हमारा फर्स्ट डे है, जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डे 1 है, ये डे 2 है। तो जब मार्केट ये नीचे आया, फिर जब इस तरीके का पॉजिटिव मूव होगा अपसाइड का, तो यहाँ पे जो सेल करके बैठे होंगे ना, वो सब भाग गए होंगे, ठीक है। वो लोग कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल आपने कोई ट्रेड यहाँ पे लिया और यहाँ पे आने के बाद आपको 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आएगा, सपोज आपका प्रॉफिट 1.5 लाख का हो गया, फिर ये गया यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, 1.75 लाख का है, और फिर इसके बाद जैसे ये 1 लाख पे आएगा ना, आप अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करोगे, आप इमीडिएट एग्जिट करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2 लाख का प्रॉफिट देखा था। अब आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट 1 लाख पे आ गया, आप होल्ड नहीं करोगे, आप निकल जाओगे। तो एग्जैक्टली यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि जब इस तरीके का अपसाइड मूव हुआ ना, आसपास सेलर के एसएल भी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे अपसाइड में सेलर के एसएल भी नहीं है, और यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे बायर ही बैठे हैं। तो पॉइंट नंबर 1, अपसाइड सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 2, बायर्स अपनी पोजीशन होल्ड करके गए हैं। तो दोनों ही केसेस में हमें डाउन साइड का ही ट्रेड लेना है।
मतलब पी साइड कट रहे हैं। इतना समझ में आया। अब देखो गैप अप में थोड़ी सी एक रिस्क हो जाती है। गैप अप में क्या होता है, डाउन साइड के बाहर प्रॉफिट में आ जाते हैं तो वो फिर अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करते। अगर वो अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक वो पैनिक नहीं होंगे, तब तक हमें डाउन साइड का अच्छा मूव नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है, गैप अप में हमें देखना पड़ता है। अगर स्ट्रेंथ दिखती मार्केट में तो हम वेट करते मार्केट में, क्योंकि अगर गैप अप खुला स्ट्रेंथ की ऊपर जा रहा है तो फिर हमें वहाँ पे वेट करना पड़ता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो, गैप अप तो खुला पर मार्केट में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिखी। पहली कैंडल बनी वो भी 84,200 का रेजिस्टेंस लिया, फिर ये जो कैंडल बनी छोटी सी बनी, ये बनी, फिर ये रेड कैंडल बन गई। तो इसने ये बात कंफर्म कर दी कि नहीं, अब ये ऊपर नहीं जा पाएगा, अब ये नीचे ही जाएगा। और डाउन साइड ऑलरेडी बायर्स कैसल अवेलेबल थे, तो यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हुआ हमारा ट्यूसडे 13 तारीख का चार्ट। अब हम देखते हैं 14 तारीख। अब इसको पहले हम जाते हैं वहाँ तक, फिर हम इस चार्ट को एनालाइज करेंगे और फिर 14 तारीख की प्लानिंग होगी। 14 तारीख को वेडनेसडे और उस दिन एक्सपायरी भी है। ठीक है, अभी मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि कभी भी एक्सपायरी का चार्ट एनालाइज करना हो या एनालिसिस करना हो आपको एक्सपायरी का चार्ट, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको वीकली व्यू भी देखना पड़ेगा उस वीक में क्या क्या। तो हम जैसा मैंने बोला फ्राइडे अपना ये, देखिए मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ये सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी, से कोई फर्क नहीं पड़ता। साइकोलॉजी सब चार्ट पे सेम चलती है। ठीक है, तो सेंसेक्स में हम अगर देख रहे हैं तो ये देखो फ्राइडे, मंडे, ये ट्यूसडे। ठीक है, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे। अब हमारा नेक्स्ट डे वेडनेसडे को एक्सपायरी, क्योंकि 15 की छुट्टी थी। तो मार्केट चला कहाँ से, अब हम देखते हैं। तो मार्केट देखोगे तो यहाँ से ये फ्राइडे का इस पॉइंट से चला है और इस पॉइंट पे। ठीक है, तो आप कभी भी देख लेना। अगर मार्केट, सॉरी फिर से मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ मैं। इस पॉइंट से चला है, इस पॉइंट पे इसका लो है। तो मार्केट यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया। तो अब इस तरीके का जो जोन होता है ना, ये ऑप्शन सेलर के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, उनका प्रॉफिट बनेगा जब प्रीमियम जीरो हो जाएगा। सेलर को क्या है, प्रीमियम गलाना है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक रेंज है ना, अपसाइड का डाउन साइड का। तो इस दिन ये बात कंफर्म थी कि मार्केट में कोई बड़ा मूव नहीं होगा एक्सपायरी में। इतना समझे आप। ठीक है, क्योंकि मार्केट को इसी रेंज में क्लोज करना है। एक साइडवेज मूव होगा तो इसी रेंज में मार्केट क्लोज कर जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन कैसा मूव हो सकता है। इतना समझ में आया। यहाँ से मार्केट के देखोगे तो यहाँ पे देखोगे जब ये वाला मूव होगा तो ये डाउन साइड में जो सेलर होंगे ना, जो बाइंग करके ये वाले मूव में बैठोगे, वो भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर गए होंगे। ठीक है, अपर साइड में भी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर गए होंगे। बट ये जो चार्ट बना है ना, ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे डाउन साइड भी सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं, अप साइड में भी सेलर के बायर्स के एसएल, सॉरी डाउन साइड में बायर्स के एसएल अवेलेबल नहीं, अप साइड में सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है। और हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा मूव मिलने वाला नहीं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट गैप अप तो खुला, ठीक है, जैसा कि हमने एनालिसिस किया था, और ये नीचे भी आया। अब अगर यहाँ पे ये जो बायर है ये अगर स्ट्रांग होते, ठीक है, बहुत गौर से सुनिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्ट्रांग होते तो ये जब रिटेल लोगों के जब एसएल हिट हो गए थे यहाँ पे, तो ये इनको फिर से पैसा लगाना चाहिए था और इसको ऊपर ले जाना चाहिए था। ठीक है, बट एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे मार्केट में ये बायर्स ने पैसा लगाना बंद कर दिया
इन बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाना बंद कर दिया और मार्केट ने डाउन साइड का ही मूव किया। और मार्केट ने किस लेवल का रेजिस्टेंस लिया? 84,000 का। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि 84,000 के नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे सेलर आए होंगे। ऐसा नहीं है ठीक है क्योंकि जब मार्केट ऑलरेडी अपसाइड का मूव कर चुका है तो यहाँ पे जब इस तरीके का रेजिस्टेंस ले रहा होगा तो यहाँ पे कुछ लोग बाइंग की भी ट्राई कर रहे होंगे और धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया। तो एक चीज मुझे समझ में आ गई थी यहाँ पे कि यहाँ पे सेलर फिर से पावर दिखा रहे हैं और बायर्स अपनी स्ट्रेंथ खो चुके हैं। बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहे। ठीक है, तो जब सेलर अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो हम इन्हीं के साथ रहेंगे और नेक्स्ट डे भी सेलिंग साइड का ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे, पी साइड का ही ट्रेड लेंगे। बट इतना माइंड में जरूर रहेगा कि कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, छोटा मोटा मूव कैप्चर करके हम निकल जाएंगे क्योंकि डाउन साइड में भी एसएल अवेलेबल नहीं है बायर्स के। तो हमें कहीं अगर सपोज इस जोन में कहीं मिलता है या यहाँ कहीं दिखता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डाउन साइड का छोटा मोटा मूव पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। अब आप देखोगे यही हुआ एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, स्ट्रेंथ दिखाई। मैंने एक चीज़ आपको ऑलरेडी बोल रखी है कि अगर मार्केट सपोज इस लेवल पे ओपन हो, एकदम पहली कैंडल ग्रीन बना है, दूसरी कैंडल ग्रीन बना है और यहाँ पे सपोज क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अगर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, कभी भी पॉजिटिव मूव आ जाए, एकदम डाउन साइड मूव आ जाए, ये सब ट्रैप बनाने के लिए मूव आते हैं। तो जब ये यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा था मार्केट तो यहाँ पे हमें क्या था, वेट करना चाहिए था। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। यहाँ पे हम वेट करते और जब ये ब्रेकआउट हो जाता फिर यहाँ पे इस ब्रेकआउट में, जब ये ब्रेकआउट हुआ था तो इस कैंडल में हमें ट्रेड लेना था। फिर हमें वेट नहीं करना है अगर हमारा एनालिसिस सही है। जब ये ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते, अपना एसएल लगाते यहाँ कहीं और डाउन साइड का ट्रेड लेते के लिए प्लान करते और टारगेट हमारा ये होता कि इस जोन तक भी आ जाए 83,232 का। तो अब हम जब ट्रेड लेते हैं ना कभी भी हो तो आप एक बार ये भी देखो, अगर सपोज आप यहाँ पे इस कैंडल पे पोजीशन बना रहे हो और आप ये टारगेट ले रहे हो तो ये देखोगे एक्सपायरी के दिन भी ये 325 पॉइंट का मूव है। देख रहे हो 325 पॉइंट एक्सपायरी में मैटर रखता है। तो वही हुआ एग्जैक्टली, मार्केट ने थोड़ा परेशान तो किया, फिर नेट में आप देखोगे तो ये नीचे आ गया। आया समझ में आपको तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल पे, तो वही था प्रीमियम करीब 110 पे लिया था मैंने, मुझे एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मेरा 217 पे मैंने एग्जिट किया था, यहाँ पे कहीं 217 पे ऑलरेडी 100 पॉइंट मुझे कैप्चर हो गए थे तो मैंने एग्जिट कर लिया था। अब इतना समझ में आया। अब ये है 16 तारीख का, जिस दिन मैंने इसका ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग का सेशन ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, आप चाहो तो चैनल में जाकर देख सकते हो मेरे। तो इस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस दिन क्या हुआ था और क्या हमने मिस्टेक की जिससे हमें लॉस हुआ। तो अगर आप देखोगे तो हमने एनालिसिस क्या किया था कि मार्केट में सेलर में स्ट्रेंथ दिख रही है, डाउन साइड किया, फिर मार्केट ने अपसाइड किया, आसपास के सेलर को निकाला, फिर से डाउन साइड किया, फिर सेलर को निकाला, फिर नीचे जा रहा है। तो हमने प्लान किया कि हम इसी मूव को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट हमने एक कंडीशन ऐड की थी, अगर आप एनालिसिस का वीडियो देखोगे, मैं एनालिसिस का वीडियो का डिटेल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब मैंने बोला था एनालिसिस में कि ये 500 के नीचे क्लोज हुआ है, 83,500 के नीचे, तो यहाँ पे सेलर आए होंगे। जिस तरीके का मूव हो रहा है ना, यहाँ पे सेलर आए होंगे, डेफिनेटली सेलर बैठे होंगे इस चार्ट में। तो जब तक इन सेलर को मार्केट वार्निंग नहीं देगा, निकालेगा नहीं, तब तक डाउन साइड का मूव अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, इतना मैंने बोला था, आप देख सकते हो। बट एक चीज जो थी, जो मैंने मिस की, जो मुझसे मिस्टेक हुई, यहाँ पे डाउन साइड में
एसएल तो अवेलेबल नहीं है बायर्स का, ठीक है। बट मार्केट अगर गैप अप खुल गया, ऑलरेडी मार्केट इनको वार्निंग दे चुका है, तो जब ये गैप अप खुल गया ना, तो डाउन साइड के जो यहाँ पे जो 83 200 का लेवल जो है ना, यहाँ पे जिसने मार्केट को घुमाया था, वो स्ट्रेंथ मार्केट उसके फेवर में गैप अप खुल गया, राइट। अगर इसको नीचे जाना होता तो ये यहाँ पे गैप अप खुलता ही नहीं, ये यहाँ कहीं खुलता, इनके एसएल खाता, फिर ये नीचे आ जाता। पर ये जब गैप अप खुल गया तो यहाँ पे होल्ड करना था। अगर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, आप देखिएगा, ये टास्क मैं आपको देता हूँ, तो वहाँ पे देखोगे तो मार्केट ओपन होने के बाद पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था, वो 800 के लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक ये हुई कि ऑलरेडी जब अगर इनमें स्ट्रेंथ है, ये सेलर अगर पावरफुल है, तो ये गैप अप खुलता ही नहीं, ये सीधा गैप डाउन ओपन करता और इनके एसएल खाता, फिर एक्चुअल में नीचे मूव करता, कुछ सेलर को इनवाइट करता, कुछ बायर्स को और इनवाइट करता, सॉरी, फिर ये एक्चुअल में डाउन साइड का मूव करता। पर ये गैप अप खुल गया, गैप अप खुल गया, ऑलरेडी डाउन साइड में सेलर के बायर्स के एसएल है नहीं, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो गई, राइट, 83,000 के लेवल को टारगेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए था, मैंने वेट तो किया था, बट एक्चुअल में यहाँ पे ये चीज़ समझना था कि जब बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ दिख रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, तो फिर ये कंफर्म हो गया कि अब ये जो है ना 83,800 84,000 का लेवल, इन यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं इनको टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके तो एसएल अवेलेबल थे ही यहाँ पे, तो ये अपसाइड का मूव करेगा। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक की, जब मार्केट गैप अप खुला था, तो यहाँ पे हमें दूसरा व्यू भी बनाना चाहिए था कि कहीं ये मार्केट ऊपर तो नहीं निकल जाएगा, और वही हुआ। तो इस तरीके से ये मार्केट अपसाइड चला गया। हालांकि अगर आप वीडियो देखोगे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने मॉर्निंग में, पता है, एक ही ट्रेड लेता हूँ, बट मॉर्निंग में मैंने जब देखा तो यहाँ पे फिर मैंने इस रेंज में स्कैल्पिंग किया था, आप देख सकते हो, बहुत छोटी रेंज है। और इस स्कैल्पिंग में मैंने 96 पॉइंट प्रीमियम के कैप्चर किए थे, वो भी आउट ऑफ द मनी के। तो आप वो देख सकते हो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब जो मंडे को, कल कैसा मूव होगा, उसका एनालिसिस का मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।